हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 361 से आगे चलेंगे। जो रेलवे का प्रीवियस पेपर हम लोग कर रहे हैं, या आरआरबी ग्रुप डी हो, या एएलपी हो, या टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, या सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2, सारे का प्रीवियस पेपर जो पूछा गया साइंस का, उसका आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 361 से स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 361। यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका डैश है। पहला नंबर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र घटता है, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र नियत रहता है, यानी कि जैसा है वही रहेगा, चौथा चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो जाता है। आप याद कीजिए, क्वेश्चन को हम एक बार पहले भी किए हैं कि अगर चुंबक में फेरे की संख्या बढ़ जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, इंक्रीज कर देता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक टिक करेंगे। आरआरसी ग्रुप डी 14/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 362। नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर डैश है। पहला नंबर का धारा का मान घटता है, धारा का मान घटता नहीं है। धारा का मान नियत रहता है, नियत भी नहीं रहता है। धारा का मान शून्य हो जाएगा, घटेगा तब ना शून्य होगा जी, तो शून्य भी नहीं होता। धारा का मान बढ़ता है, ये 100% निश्चित है। अगर हम विभवांतर में वृद्धि करेंगे तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यह आरआरबी ग्रुप डी 14/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 363। स्थिर धारा वाली एक परिनालिका का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। पहला कह रहा है एक यांत्रिक ऊर्जा स्रोत की, दूसरा एक निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत, तीसरा प्रकाश का स्रोत, चौथा एक असमान चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। तो हम लोग जो एक परिनालिका का उपयोग करते हैं एक निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत के रूप में। ये आरआरसी ग्रुप डी 15/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 364। यदि टंगस्टन, मैग्नीशियम और कठोर रबर के समान विमाओं वाली 3 तार हैं, इनमें से डैश होगा। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम के तार का प्रतिरोध अधिक होगा, दूसरा है टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा, तीसरा है टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सर्वाधिक होगा, चौथा है कठोर रबड़ तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। इसके लिए पहले एक चीज आपको जानना है कि आर यानी कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोधकता गुना एल बटे ए। ए हो गया एरिया, एल हो गया लंबाई, आर हो गया प्रतिरोध, और ये हो गया प्रतिरोधकता। तो पहले ये समझना है कि आपको अगर किसी का एरिया बड़ा रहेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और किसी का एरिया अगर कम होगा
एरिया अगर कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। तो आप देखिए मैग्नीशियम के तार का प्रतिरोध अधिक होगा तो इसका एरिया ज्यादा है तो इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, ये गलत है। टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम है। टंगस्टन का जो एरिया होती है ना, टंगस्टन का जो एरिया है वो क्या होता है कि बहुत ही, आप कह सकते हैं, आप देखिए बल्ब में जो यूज करते हैं उसका बड़ा, तो टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। ये बिल्कुल सही है क्योंकि एरिया इसका क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर होगा, इससे भी ज्यादा, तो इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो ये आरआरसी ग्रुप डी 15/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 365। जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होगी, यानी कि अधिक सटा सटा रहेगा, तो निम्नलिखित में से किसकी स्थिति इंगित होती है। पहला है दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, दुर्बल नहीं होगा, ज्यादा ताकतवर होगा। अगर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सटा सटा है, सघन है, तो ज्यादा प्रबल होगा, वो ज्यादा ताकतवर चुंबक बनेगा। केवल दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र, ये भी नहीं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ये सही है। केवल उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, ये भी रॉन्ग है, ज्यादा ताकत चुंबक में होगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 16/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 366। एक सीधी धारावाही चालक एक चालक के समवृत्त वृत्तीय पाश के अनुदिश रखा है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर, पहला ऑप्शन है पास में प्रेरित धारा ऋणात्मक होगी, ये ऑप्शन सही नहीं है। पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी, ये आपका बिल्कुल सही है। ये लेंज के नियम के अनुसार, लेंज का नियम के अनुसार ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेंज का नियम। तो ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा, बी सेटिस्फाई हो जाएगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 16/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 363। किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई डैश होगा। तो ये जो सबसे ज्यादा अधिकतम जो होगा परिमाण, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी कि 90 पर अधिकतम होता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सेटिस्फाई करेगा, बी करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 17/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 368। दिक् परिवर्तन का उपयोग डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। पहला है केवल एसी जनरेटर, दूसरा है
डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों के लिए। तीसरा केवल डीसी मोटर के लिए। चौथा केवल डीसी जनरेटर के लिए। इसमें जो आपका ये होगा, ये डीसी मोटर और डीसी जनरेटर ये दोनों के लिए प्रयोग होता है। ये देखिए, ये आरआरसी ग्रुप डी 17/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 369। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा डैश है। पहला ऑप्शन है, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकाधिक मान होता है। ये गलत है, एकाधिक मान नहीं होता है। क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर 3 मान होते हैं। ये भी गलत है, 3 मान नहीं होते हैं। क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। ये सही है, अद्वितीय मान बिल्कुल होता है। क्षेत्र के किसी बिंदु पर 2 मान होते हैं, 2 मान भी नहीं होते, अद्वितीय है ना। अद्वितीय मतलब केवल 1 मान। तो आरआरसी ग्रुप डी 17/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल ये पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 370। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार चालक की गति की दिशा और प्रेरित ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की दिशा डैश होती है। पहला नंबर का है समान होती है। समान तो बिल्कुल नहीं होती। विपरीत, विपरीत भी नहीं होती है। लंबवत, ये सही है, लंबवत होती है। ऐसे हम लोग रखते भी हैं, है ना। और ये तर्जनी, ये नीचे, तीनों आपस में लंबवत होती है। ये आरआरसी ग्रुप डी 18/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 371। चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला, एल्युमिनियम का एक सूचक पॉइंटर, ये तो ठीक है, होता ही है। दूसरा कारण, एल्युमिनियम के एक सूचक पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा चुंबक, ये उससे ज्यादा सही है। तो आपको ऑप्शन बी टिक करके आना है, ना कि ए। ये भी ठीक है, आप 40% तक इसको मान सकते हैं, लेकिन ये 90% करेक्ट है कि एक छोटा चुंबक उससे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अगर हम बात करें कंपास की, तो हम लोग को पता है कि कंपास का जो खोज है वो चीन में किया गया था, कंपास की खोज। और जब कंपास किसी रुक जाता है तो वो 2 डायरेक्शन को दिखाता है, एक उत्तर एक दक्षिण। उसी से हम लोग को डायरेक्शन का पता चल पाता है ना। तो ये भी क्वेश्चन देखिए, आरआरसी ग्रुप डी 18/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 372। मान लीजिए कि एक प्रोटॉन नीचे की दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके पूर्व की ओर गति करता है। प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल की दिशा डैश होगी। जो बल होगा उसका दिशा क्या होगा? पहला है पश्चिम की ओर, दूसरा पूर्व की ओर, तीसरा
दक्षिण की ओर, चौथा उत्तर की ओर। तो ये जो दिशाएं होती है ना, ये उत्तर की ओर होती है। ये आरआरसी ग्रुप डी 19/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 373। धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश होती है। जो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या होती है? पहला कह रहा है परिनालिका के अक्ष के समानांतर, दूसरा परिनालिका के अक्ष के लंबवत, तीसरा परिनालिका के व्यास के समानांतर, चौथा धारा की दिशा के समानांतर। ये जो धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो होती है, ये परिनालिका के अक्ष के समानांतर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 374। किसी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन कारक नहीं करता है। पहला है क्रोड सामग्री के रूप में नर्म लोहे का उपयोग किया जाना। इसमें तो किया ही जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्रोड सामग्री के रूप में लकड़ी की छड़ का उपयोग किया जाना, कभी भी लकड़ी का छड़ का प्रयोग नहीं करते हम लोग, तो ये गलत है। परिनालिका में फेरों की संख्या, ये भी बिल्कुल सही है। परिनालिका में धारा की प्रबलता, ये भी सही है। तो यहाँ पे कार्य नहीं करते, तो किसका नहीं करते हैं? तो बी का नहीं करते हम लोग। इसका मतलब लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है क्रोड के रूप में। ये आरआरसी ग्रुप डी 19/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 375। डीसी और एसी जनरेटर के बीच सबसे आवश्यक अंतर क्या है? आपको ये बताना। कर उच्च वोल्टेज केवल एसी जनरेटर द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसा बात नहीं है। केवल एसी जनरेटर से नहीं, डीसी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, उच्च वोल्टेज केवल डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न होता है। यहाँ पे जो केवल शब्द लगा इसलिए गलत हो रहा है। तीसरा, डीसी जनरेटर में अस्थायी चुंबक होता है और एसी में विद्युत चुंबक होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि डीसी में होगा तो उसमें अस्थायी चुंबक का प्रयोग करेंगे और एसी होगा तो उसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग करेंगे। डीसी जनरेटर एक कम्यूटेटर का उपयोग करता है और एसी जनरेटर स्लिप रिंग का उपयोग करता है, ऐसा बात नहीं है, ये गलत है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच MODI क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। धन्यवाद।